जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हाज़िर हूँ पीओएस सीरीज़ की एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में हम परचेज फॉर्म में नया फीचर हम एक चेक लगाएंगे कि अगर यूज़र उस बिल में कोई प्रोडक्ट या कोई आइटम ऐड नहीं करता तो वो बिल हम अपने डेटाबेस से डिलीट कर लें। वो बिल हमारे डेटाबेस में सेव नहीं रहना चाहिए। आइए चलते हैं आज की इस नई क्लास की तरफ। तो दोस्तों ये मैं परचेज फॉर्म अपना जो है वो डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ। ये हमारा एक परचेज फॉर्म था। इसमें अब फर्ज किया मैं यहाँ पे एक चला के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक बिल है जिसमें 2 आइटम्स हैं। नेक्स्ट हमारा 2 नंबर बिल है जिसमें कोई आइटम नहीं है। अब मैं चाहता ये हूँ जिस बिल में कोई आइटम नहीं है, तो ये देखें बिल नंबर 2 हमारा सेव हुआ हुआ है ऑलरेडी, लेकिन इसमें कोई आइटम मौजूद नहीं है। ऐसा बिल हमारा जो है वो सेव नहीं रहना चाहिए। हो सकता है यूजर टेस्ट के तौर पे कोई बिल बना रहा हो, तो वो बिल जो है वो हमारा खामखा यहाँ पे मेमोरी भी कंज्यूम करेगा और दूसरा हमारा एक नंबर भी ज़ाया करेगा। यानी कि ओवरऑल तो हमारे डाटाबेस में 2 बिल मौजूद हैं, लेकिन एक बिल ऐसा है जिसमें कोई आइटम मौजूद नहीं है, तो वो बिल हमें इधर रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जब हम नया बिल बनाएंगे तो उसको नंबर 3 बिल अलॉट करेगा, जबकि 2 हमारा बिल जो है बगैर आइटम्स के ही सेव रहेगा। तो ये हम नहीं चाहेंगे। हम ये चाहेंगे कि अगर यूज़र इसमें कोई आइटम नहीं रखता तो उसको हम डिलीट कर लें। यहाँ पे उसके लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे मैं डिज़ाइन व्यू जाता हूँ और यहाँ पे सेव एंड एग्जिट पे जाता हूँ। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ पहले ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो परचेज फॉर्म का जो क्लोज बटन है, वो क्लोज बटन एक ही होना चाहिए। यहाँ से यूज़र क्लोज ना कर सके, क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारे इस बटन के साथ ही वो उस फॉर्म को क्लोज करे। अगर वो यहाँ से क्लोज करेगा तो फिर हमारा चेक्स जो हमने लगाए हैं सेव एंड एग्जिट के ऊपर वो नहीं चलेंगे। इसलिए सबसे पहले हम इसको डिसेबल करते हैं। इसको मैं डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे फॉर्म मेरा सिलेक्टेड है और यहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर फॉर्मेट में चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्लोज बटन को नो कर देता हूँ। अब जब आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्लोज बटन डिसेबल होगा। तो इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकता है, बल्कि आप मिनिमाइज का बटन भी ऑफ कर दें, ताकि जब हम मेन्यू बनाएंगे तो फिर ये फॉर्म हमें मिनिमाइज बटन मसाइल करते हैं। पर वो हम जब हम मेन्यू बनाएंगे तो फिर हम चेक कर लेंगे। बहरहाल इसको मैं अब डिज़ाइन व्यू में, अब यूज़र जो है वो यहाँ से क्लोज नहीं कर सकता और हम राइट क्लिक का ऑप्शन भी डिसेबल करेंगे, यहाँ से भी क्लोज नहीं कर सकेगा। सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक ही रास्ता होगा कि वो यहाँ से इसको क्लोज करे और यहाँ पे हम अपनी मर्जी का कोड लगाएंगे, ताकि हम राइट तरीके से अपने डेटाबेस को भी महफूज करें और यूज़र को भी चेक्स जो है लगा के दें, ताकि कोई ऐसा बिल न सेव कर सके कि जिसमें सप्लायर नहीं है, परचेज टाइप नहीं है, या फिर कोई आइटम भी नहीं है, या ज़ीरो प्राइस वाला। ये हमने पिछली क्लास में किया था। यहाँ पे हमने चेक लगाया था कि कोई ऐसा आइटम जिसकी प्राइस, परचेज प्राइस और सेल प्राइस ना लिखी हो, वो आइटम ना कहीं हमारे पास सेव हो जाए। तो इसलिए ये चेक्स लगाने के लिए ज़रूरी है कि आप क्लोज बटन को डिसेबल कर दें, ताकि यूज़र सिर्फ यहीं से वो उसको कंप्लीट कर सके। ये हमने क्लोज कर लिया। हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और यहाँ पे इस बटन का मैं कोड खोलता हूँ। इवेंट पे चले गए और इवेंट प्रोसीजर मैंने खोल लिया। ये हमने पिछली क्लास में लगाया था कि अगर आइटम जो है, किसी आइटम की जो कंपनी प्राइस या रिटेल प्राइस ज़ीरो है तो वो हमें बता दे। तो यहाँ पे मैं इसको एंड इफ यहाँ पे नहीं करता, इसी के साथ हम एल्स एक लगाते हैं यहाँ पे, बल्कि मैं यहाँ पे एग्जिट सब कर जाता हूँ। एग्जिट सब, अगर ज़ीरो है तो एग्जिट सब करे और यहाँ पे वो एल्स जो है वो लिखे। एल्स में वो दोबारा चेक कर ले कि हमारे बिल में कोई आइटम मौजूद है या नहीं। यहाँ पे मैं दोबारा रिकॉर्ड सेट अपना नया बनाऊंगा, ताकि हम उसको चेक कर सकें। तो नया रिकॉर्ड सेट मेरा क्या बनेगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेट आर एस, इसलिए मैंने रिकॉर्ड सेट को क्लोज नहीं किया था। आर एस इज इक्वल टू बी बी डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट और यहाँ पे मैं डबल कोटेशन के अंदर अपनी क्यूरी दूंगा। रिकॉर्ड सेट बनाने के लिए मैं क्या लिखूंगा, सिलेक्ट आइटम अंडरस्कोर आईडी। आप ये ब्रैकेट ना भी डालें तो काम चल जाएगा, क्योंकि हमारी आइटम आईडी के अंदर अंडरस्कोर है,
स्पेस मौजूद नहीं है, लेकिन एहतियातन मैं लगा देता हूँ। फ्रॉम PURCHASE परचेज अंडरस्कोर डिटेल। अब यहाँ पे मैंने नहीं लगाई क्योंकि इसमें भी हमारा कोई स्पेस मौजूद नहीं है, देखेंगे ये चल जाएगा। और हम क्या करेंगे, वेयर हमारा जो बिल नंबर है PEID इज इक्वल टू % E.PEID यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रिकॉर्ड सेट ओपन कर लिया और उस बिल की आइटम्स उठा ली मैंने सारी, जो कि मेरा बिल नंबर अभी चल रहा है, जो बिल नंबर मेरा ऊपर चल रहा है, बिल PEID में जो बिल नंबर लिखा हुआ है, उस बिल की सारी आइटम्स मैंने परचेज डिटेल टेबल में से उठा ली। अब मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा कि इस बिल के अंदर कोई आइटम मौजूद है या कि नहीं है। वो ऑलरेडी मैं पिछला यहाँ पे देखें, इफ रिकॉर्ड काउंट इज ग्रेटर देन 0 मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। चीज़ यही है तकरीबन। इसको मैं Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पे Ctrl+V कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हम करेंगे, इफ रिकॉर्ड r रिकॉर्ड काउंट इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू का क्या मतलब है कि इस बिल के अंदर रिकॉर्ड काउंट 0 है, यानी इस बिल की कोई आइटम नहीं मिली। अगर नहीं मिली, अब यहाँ पे हम एक और चेक कर लेंगे, इफ मैसेज बॉक्स, इसमें मैं अपना मैसेज दूंगा यूजर को, ये मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं यूजर को ले देता हूँ, योर बिल डज नॉट हैव एनी आइटम एडेड इन इट। इसमें कोई आइटम नहीं है। यू वांट टू क्लोज इट विदाउट सेविंग। इसको आप सेव करने के बगैर ही क्लोज करना चाहते हैं। और इसमें मेरे पास यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं डाला, इसमें इफ जो मैसेज होता है इसमें ब्रैकेट डालना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं कामा दिए दूंगा, यहाँ पे कामे के बाद मैं भी यस नो के बटन दो उसको दूंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा इज इक्वल टू यस देन। अगर वो यस करेगा तो क्या करूँगा, मैं फॉर्म को क्लोज कर दूंगा। जब मैं क्लोज कर दूंगा तो क्लोज करने के साथ ही मैं क्या करूँगा, जो बिल एंट्री का मेरा टेबल है, इसमें ऑलरेडी जो मेन बिल की आइटम्स हैं, बिल नंबर है या बाकी चीज़ें सेव हो चुकी हैं, उसको मैं डिलीट कर दूंगा, उसको मैं डिलीट करूँगा। अब यहाँ पे कोड के अंदर अगर आपने कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, डू कमांड डॉट रन SQL। एक SQL में रन कर लूँगा। कौन सी SQL रन करूँगा, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन के अंदर मैं यहाँ पे जो SQL लिखूंगा वो SQL जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्या करूँगा, DELETE डिलीट फ्रॉम कौन से टेबल से, परचेज एंट्री के टेबल से, वेयर PEID इज इक्वल टू, यहाँ पे इम्परसेंट कर दूंगा v.PEID। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो परचेज एंट्री के अंदर मेरा जो मेन टेबल है उसमें से वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। और उसके एल्स में मैं, अगर वो नो करता है, फर्स्ट किया वो VB नो करता है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एल्स एल्स के अंदर मैं एग्जिट सब कर जाऊंगा। यहाँ पे मैं एंड इफ कर जाऊंगा। इस इफ का जो मैसेज वाली है उसको मैं एंड इफ कर दूंगा और यहाँ पे उस ऊपर वाला रिकॉर्ड काउंट वाले का एंड इफ मैं यहाँ पे करूँगा और उसके बाद यहाँ पे नीचे मैं जो है वो
फॉर्म को क्लोज कर दूंगा। डू कमांड डॉट क्लोज, सॉरी मैंने इसके साथ ही लिखना था, क्लोज इसी फॉर्म। आगे मैंने इसका नेम देना है, इसका नेम देना है, तो मैं सिंपल इसको मी डॉट नेम कर दूंगा। इसी फॉर्म के ऊपर मेरा जो कोड है वो चल रहा है। इसको मैं क्लोज करता हूँ, मैं आपको चला के दिखाता हूँ, आपको सही समझ आएगी। ये मेरे पास एक आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास दो आइटम्स मौजूद है, ये बिल तो हमें रखना चाहिए। नेक्स्ट, ये हमारा एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें कोई आइटम मौजूद नहीं है, तो लेकिन ये मेन जो इसकी जो एंट्री है 2 नंबर, ये वहाँ पे सेव है। अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ फॉर्म को, तो ये रिकॉर्ड मेरा सेव नहीं रहना चाहिए, ये रिकॉर्ड मेरा डिलीट हो जाना चाहिए। अब मैं इसको प्रेस करता हूँ। अब ये मुझे पूछ रहा है योर बिल डज नॉट हैव एनी आइटम एडेड इन इट, डू यू वांट टू क्लोज इट विदाउट सेविंग। मैं यस करता हूँ। देखें, यू आर अबाउट टू डिलीट वन रो एंड स्पेसिफाइड, अब ये उस रो को डिलीट कर रहा है। अब यहाँ पे मैं यस करूंगा तो इस रो को वो डिलीट कर देगा और फॉर्म को क्लोज कर देगा। अभी मैंने क्योंकि फॉर्म सेव नहीं किया इसलिए वो ये मैसेज दे रहा है। यस करता हूँ, फॉर्म मेरा क्लोज हो जाएगा। अब दोबारा चलाएं, देखें अब यहाँ पे मेरे पास एक ही रिकॉर्ड रह चुका है, दूसरा मेरा डिलीट हो चुका है। अब मैं जब नेक्स्ट जाऊंगा तो वो नंबर 2 जो है वो दोबारा से यहाँ पे असाइन करेगा। मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाता हूँ, ये देखिए नंबर 2 उसने हमें असाइन कर दिया। अब यहाँ पे जब मैं सेव एंड एग्जिट करूंगा तो वो देखिए पहले सिलेक्ट सप्लायर पूछेगा, अगर मैं सप्लायर ऐड करता हूँ और यहाँ पे कैश परचेज ऐड करता हूँ और फिर सेव करता हूँ, फिर वो मुझसे पूछेगा डू यू वांट टू क्लोज इट विदाउट सेविंग, कि अभी तक आपके इस बिल में कोई भी आइटम मौजूद नहीं है। मैं नो करता हूँ तो वो यहीं पे रहेगा ताकि मैं यहाँ पे कोई आइटम फीड कर लूँ। अगर मैं यहाँ पे कोई आइटम फीड कर देता हूँ, फिर वो मुझसे मैं सेव करूंगा। अब वो क्या करेगा, वन और मोर आइटम इन बिल हैव जीरो प्राइस और सेल। अब यहाँ पे आपने प्राइसेस नहीं लिखी, मैंने यहाँ पे प्राइस भी लिख देता हूँ 250 और सेल प्राइस लिख देता हूँ 300 और यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। देखिए यहाँ पे उसने सेव किया और क्लोज कर दिया। दोबारा मैं ऑन करता हूँ, ये देखिए मेरे पास दो रिकॉर्ड मौजूद है, ये है और ये है। यहाँ से इसका रिकॉर्ड जो है वो डिलीट कर देता हूँ। यस, तो अब मैं अगर मैं इसको करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे करेगा कोई आइटम ऐड नहीं है। आप इसको डिलीट करना चाहते हैं विदाउट सेविंग, तो अब क्या करेगा, वो इस रिकॉर्ड को भी डिलीट करेगा। ये जो 2 नंबर बिल है, मेन जो हमारा बिल है, उसको डिलीट करेगा। यस करते हैं तो वो मुझे कहता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये मैसेज नहीं आना चाहिए, यूजर को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं ये रिकॉर्ड डिलीट कर रहा हूँ। बैकग्राउंड पे ये डिलीट हो जाना चाहिए, तो मुझे ये मैसेज नहीं आना चाहिए। इसका क्या हाल है, मैं इसको यस करता हूँ। मैं यहाँ से इसके डिजाइन व्यू में जाता हूँ। इसको आपने कैसे हल करना है कि आपको कोई मैसेज ना आए, आप ये मैसेज ऑफ कर सकते हैं थ्रू GUI भी आप सेव कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको यहाँ पे आपको सेटिंग में जाके ऑप्शंस में चेंज करना पड़ता है। उसके बगैर आप सिर्फ कोड में अगर उसको करना चाहते हैं, वक्ती तौर पे उसको थोड़ा सा डिसेबल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, कोई भी एक्शन क्यूरी परफॉर्म करने से पहले अगर आप अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो उसके लिए वो आपको पहले मैसेज देता है। एक्शन क्यूरी जिसको हम कहते हैं, जो डेटाबेस के ऊपर एक्शन करती है। एक तो सिलेक्ट क्यूरी होती है, ये तो जस्ट आप डेटाबेस से सिलेक्ट कर रहे होते हैं, ये आपके डाटा को अमेंड नहीं कर रही होती। जो क्यूरी आपके डाटा को अमेंड कर रही होती है, उसके लिए ये आपको मैसेज देता है। उस मैसेज को आप सप्रेस कर सकते हैं, उसको खत्म, थोड़ा सा वार्निंग को थोड़ी देर के लिए ऑफ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या रखना है, कोई भी एक्शन क्यूरी परफॉर्म करने से पहले यहाँ पे आप ऊपर यहाँ पे आप लिखें वक्ती तौर पर डू कमांड डॉट सेट वार्निंग्स स्पेस। अब यहाँ पे कई दफा लोग इज इक्वल टू लिखते हैं, तो यहाँ पे आप स्पेस लिख के आप वार्निंग्स और FALSE फॉल्स और ये क्लोज हो जाएंगी। अब जब तक आपका ये एप्लीकेशन चलती रहेगी तो ये आपको कोई वार्निंग नहीं देगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आगे हो सकता है मैं कोई रिकॉर्ड डिलीट करूं, तो उसके लिए भी मुझे वार्निंग जो है वो चाहिए। तो मैं फौरी तौर पे इस एक्शन क्यूरी परफॉर्म करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C
और यहाँ पे कंट्रोल V, और यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगा, ट्रू। इसको मैं जब ट्रू करूंगा तो अब ये क्या होगा, ये मेरी वार्निंग सिर्फ इस क्यूरी, इस एक्शन क्यूरी के लिए ऑफ होगी। जैसे ही एक्शन क्यूरी परफॉर्म हो जाएगी, दोबारा से मेरी वार्निंग ऑन हो जाएगी, ताकि मैं जब रिकॉर्ड डिलीट करूंगा, कोई और रिकॉर्ड डिलीट करता हूं, तो तब भी मुझे वार्निंग जो है वो आनी चाहिए। जिस तरह आपको मैं यहाँ पे बताऊं, ये मैं इसको चलाता हूँ, यहाँ पे मैं ये रिकॉर्ड अगर मैं डिलीट करता हूँ, ये वाला रिकॉर्ड जब मैं डिलीट प्रेस करूँ, ये जो वार्निंग आई है ये उसी वजह से आई है। अगर मैं ऑफ ही रखूंगा वार्निंग को, तो मुझे ये वार्निंग भी नहीं आएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे यूजर को पता चले कि मैं रिकॉर्ड वो यहाँ से नो भी कर सके, रिकॉर्ड मेरा वापस आ जाए। अब हम अगर आगे जाते हैं, नया रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड करते हैं, सप्लायर में ऐड करता हूँ और कैश परचेज ऐड करता हूँ, और यहाँ पे कोई आइटम पर अगर ना भी करें तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, ये देखें ये मैसेज आया। लेकिन अब क्या होगा, जब मैं यहाँ से सेव एंड एग्जिट करूंगा, मुझे ये मैसेज देगा। जब मैं यस करूंगा तो ये वाला रिकॉर्ड वो डिलीट करेगा। लेकिन इसके लिए क्योंकि मैंने वार्निंग ऑफ की हुई है, इसलिए इस इधर मुझे अभी ये मैसेज नहीं देना चाहिए। जब मैं यस करूंगा तो सिंपली ये मैसेज तो मुझे आया कि मैं परचेज फॉर्म में, क्योंकि मैंने कोड लिखा है इसलिए सेव करना चाहते हैं या नहीं, मैंने यस किया। अब वो डिलीट वाला मुझे वार्निंग नहीं आई है। देखें यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर 2 डिलीट हो चुका है। दोबारा से देखें, यहाँ पे मैं इसको एक रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, यहाँ पे ये सेव हो चुका है मेरे पास। अगर मैं इसको करता हूँ तो वो कहता है आपके पास कोई आइटम एडेड नहीं है। मैं यस करूँगा, सिंपली ये क्लोज हो जाएगा। बैक एंड पे मेरी जो है वो रिकॉर्ड भी मेरा डिलीट हो चुका है। तो जनाब इस तरीके से हमने आज जो है वो ये भी कर लिया कि अगर हमारा कोई आइटम यहाँ पे सेव नहीं है तो उस बिल को भी हम डिलीट कर दें। तो ये चीज़ हमारी कंप्लीट है। तो एक चीज़ हमारी इस परचेज फॉर्म के अंदर रह गई है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। वो क्या होगी, वो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हमने सेल प्राइस जो है वो आइटम के टेबल में भी रखी है। अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पे आप देखें आइटम्स की टेबल के अंदर हमने इसकी एक परचेज प्राइस और सेल प्राइस रखी है। अब हम जो सेल वाला जो फॉर्म बनाएंगे उसमें हम परचेज प्राइस और सेल प्राइस यहाँ से उठाएंगे। अब अगर हमारी परचेज प्राइस या सेल प्राइस या नई एक आइटम हम खरीदते हैं, तो वो जब हम परचेज करते हैं तो यहाँ पे जब हम उसको आइटम की परचेज प्राइस और सेल प्राइस लिखेंगे, तो हम कोशिश अब नेक्स्ट ये करेंगे कि ये जो परचेज प्राइस है ये हमारी आइटम्स के टेबल के अंदर भी अपडेट हो जानी चाहिए। फर्ज किया यहाँ पे सुपर टिकी है, पहले देखें इसकी प्राइस क्या है 100 और सेल प्राइस क्या है 120। लेकिन अब मैंने जो नई परचेज की है वो उसकी नई प्राइस है 300 और सेल प्राइस है 450। जैसे ही मैं ये फॉर्म सेव करूं परचेज का, तो बैक एंड पे हम क्यूरी लगा के या कोड के थ्रू जो आइटम का टेबल है, यहाँ पे जो जो आइटम मेरी यहाँ पे सेव है उनकी नई प्राइस यहाँ पे अपडेट कर दे, ताकि हम जो सेल करें वो नई प्राइस के ऊपर सेल हो। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम ये काम करेंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि नेक्स्ट क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।